हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 जिसका नाम है पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। और अगर हम इसके टॉपिक्स की बात करें तो इसमें है आपका पेडागोजी एंड पेडागोजिकल एनालिसिस, इसके कंसेप्ट हैं, स्टेजेस हैं एंड क्रिटिकल पेडागोजी है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग, कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल को। इसके बाद का टॉपिक है आपका कि यहाँ पे एंड्रोगोजी का कंसेप्ट क्या है और एंड्रोगोजी में यहाँ पर माल्कम नोज का मॉडल क्या है और डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी क्या होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी पार्ट ए में दी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और ये मैंने रिकॉर्ड किया है क्योंकि टाइम कम है और चीजें बहुत ज्यादा हैं करने के लिए। तो पेडागोजी का मतलब क्या है, बहुत ही जनरल। अगर पेडागोजी का मतलब होता है कि छोटे बच्चे को लीड करना और एंड्रोगोजी का मतलब होता है बड़े बच्चे यानी कि एडल्ट को लीड करना। तो जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसे पेडागोजी के अंदर रखते हैं, और जब हम बड़े बच्चों को, लर्नर को पढ़ाते हैं तो उसको हम एडल्ट्स को, तो उसको एंड्रोगोजी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्यों होता है पेडागोजी और एंड्रोगोजी में? तो ये डिफरेंस इसलिए होता है कि दोनों को पढ़ाने का जो नेचर है, जो टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेटजी है, जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब बिल्कुल अलग होती हैं, दोनों में बिल्कुल अलग होती हैं। क्योंकि एंड्रोगोजी आपका बड़े बच्चों के लिए है, वहीं पेडागोजी आपका छोटे बच्चों के लिए है। तो इस तरीके से हम पेडागोजी का मतलब समझते हैं कि द वे ऑफ टीचिंग student where it is the theory or practice of educating, it is the relationship between the culture and techniques of learning. The main of pedagogy is to build on previous learning of the student and work on the development skills and attitudes of the learners. So pedagogy enable the student to get a thorough understanding of the subject and help them in applying those learning in their daily lives outside. तो कहीं ना कहीं ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, और इसे हम साइंस या आर्ट ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। तो इसको हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं, जिसका मतलब है कि सीखने का अभ्यास या सीखने की कला या सीखने का विज्ञान। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। अगर हम यहाँ पर वर्ड मीनिंग की बात करें तो ग्रीक शब्द से आया है, और ग्रीक शब्द था पैडोस, और पैडोस और एगोस से मिलकर बना। तो पैडोस का मतलब था चाइल्ड और एगोस का मतलब था यहाँ पर लर्नर। तो इस तरीके से ये जो वर्ड बना वो बना पेडागोजी। तो हम बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि पेडागोजी यहाँ पर साइंस और आर्ट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग थ्योरी दोनों के अंदर हम इसको काउंट कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र ग्रीक भाषा का एक मूल शब्द है जो पैडोस और एगोस दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये काफी ज्यादा फेमस है। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको पढ़ाने के विज्ञान और कला के रूप में इसको संदर्भित करते हैं। ये हो गया मीनिंग। अब इसको, इस पेडागोजी का हम एनालिसिस कैसे करेंगे, दूसरा टॉपिक है। तो पेडागोजी का मतलब हमने समझा कि पढ़ाने का आर्ट या कला। अब एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में या छोटे छोटे पार्ट में एनालिसिस, तोड़ना। तो पेडागोजी एज आर्ट एंड एज वेल साइंस ऑफ टीचिंग, एंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग समथिंग। जब हम किसी चीज को छोटे छोटे कंपोनेंट्स या पार्ट्स में तोड़ते हैं, ये स्मॉलर पार्ट्स में, किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी कंपोनेंट को, तो उसको हम एनालिसिस कहते हैं। तो पेडागोजिकल एनालिसिस एक मास्टर प्लान है, कंप्लीट प्लान है, जिसमें हम डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं कि एक जो टीचर है वो क्लास में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इन सारी चीजों को जब हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो उसको हम पेडागोजिकल एनालिसिस कहते हैं। अब कैसे करते हैं? सबसे पहले कंटेंट को छोटे छोटे भागों में हम डिवाइड कर देते हैं, फिर सब यूनिट्स में अरेंज कर देते हैं, फिर हम वेरीफाई करते हैं, सेलेक्टेड सब यूनिट्स को वेरीफाई कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए अप्रोप्रिएट, उनको लिखते हैं। और स्टेप 4 में यहाँ पर हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए सब यूनिट्स को, उनको हम लिख लेते हैं। तो पेडागोजी पहले हम चयनित सामग्री को छोटी छोटी उप इकाइयों में बांटते हैं, फिर हम उप इकाइयों को संक्षेप में लिखते हैं, फिर हम पिछले ज्ञान से उनको संबंधित करते हैं, और इस तरह से स्टेप 4 में हम उद्देश्यों को लिखते हैं। इसके बाद स्टेप 5 आता है, जिसमें हम टीचिंग की कैटेगरीज को इसमें बांटते हैं। तो जब हम टीचिंग कैटेगरीज में बांटते हैं तो इसकी आप देखेंगे कि ऑलरेडी 6 स्टेप हैं। तो 5वें स्टेप के भी अपने 6 स्टेप हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, किस तरह मेंशन करेंगे, कौन से टीचिंग एड्स को लेंगे, यहाँ पर किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कौन सा वर्ड वर्क रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करने हैं बच्चों को, आंसर क्या होंगे उनके,
और इस तरह से वर्कशीट जो होती है वो सबमिट कर लेते हैं। तो कभी कभी सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि पेडागोजिकल जो एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम टीचिंग को इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, तो कभी कभी ये स्टेप भी पूछ लेता है, और इसमें दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूछा गया होगा। तो जब हम उप इकाई में इसको बांटते हैं तो उसके क्या यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं या टाइप कहें या इसके स्टेप्स, सॉरी स्टेप या प्रोसेस, तो इसमें लागू विधियों का नाम लिखते हैं, फिर शिक्षण सामग्री कौन सी लेने वाले हैं, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बोर्ड का काम क्या होगा, और यहाँ पर कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस तरीके से सबसे अंत में एक कार्य पत्रक जिसको वर्कशीट कहते हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम 5 स्टेप हो गए। अब आते हैं अगेन 6 स्टेप पे। 6 स्टेप है कि हम इसके बाद सुइटेबल एग्जाम्पल्स देते हैं और उसके बाद हम एक प्रिपेयर और करते हैं एक टेबल को कि हम यहाँ पर कौन से क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट का यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम ये पूरा जो है आपका 7 स्टेप के अंदर पेडागोजिकल एनालिसिस को कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिटिकल पेडागोजी, और मुझे लगता है कि यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वो क्रिटिकल पेडागोजी से अभी तक पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो पेडागोजी ही इंपॉर्टेंट है और पेडागोजी में भी आगे वर्ड क्या लगा दिया, क्रिटिकल। तो क्रिटिकल का मतलब बहुत गंभीर तरीके से, गहन तरीके से। ये जो वर्ड था एजुकेशन में वो पाउलो फ्रेरी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। पाउलो फ्रेरी ने ये कहा था कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बेसिकली क्या बन गई है, एक बैंकिंग सिस्टम बन गई है। तो बैंक में क्या होता है, हम पैसे जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पे पैसे निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पैसे जमा किए, जरूरत हुई तो निकाल लिए। टीचिंग में ही यही हो रहा है कि टीचिंग में क्या कर रहा है, जो टीचर है वो अपने कंसेप्ट आइडिया को बच्चे के दिमाग में फिट कर देता है और जब जरूरत होती है तो बच्चा जाके एग्जाम्स में उसको लिख देता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सिर्फ ट्रांजेक्शन हुआ जा रहा है। तो शिक्षा क्या है, एक ट्रांजेक्शन नहीं है कि हम उसमें सिर्फ लेन देन करने का तरीका नहीं है। शिक्षा बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट है, संपूर्ण विकास है। तो संपूर्ण विकास के लिए हमें यहाँ पर किस कंसेप्ट को लेना होगा, तो उसी कंसेप्ट को इन्होंने दिया था, क्रिटिकल पेडागोजी। तो क्रिटिकल पेडागोजी बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा खुद की ओपिनियन को डेवलप करता है और वो अपने आप को सीखने के लिए तैयार करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, अपनी नॉलेज को वो खुद से बनाता है और अपनी ओपिनियन को यहाँ पर डेवलप करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ही द्वारा हम यहाँ पर जो लर्नर्स हैं उनको इंगेज कर सकते हैं एक्टिवली, और जिससे वो अपनी ओपिनियन को, अपनी जो भी उनकी यहाँ पर ओपिनियन है, राय है, उसको ये डेवलप कर सकें। तो ये हो गया मीनिंग हमारा क्रिटिकल पेडागोजी का। क्या जरूरत है इसकी, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो बच्चों को इनकरेज करने के लिए, उनकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, उनको हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को डेवलप करने के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लाने के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, वैल्यूज को बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके मेंटल एक्टिव होने के लिए, उनकी सही और गलत को जानने समझने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए हमें क्रिटिकल पेडागोजी की नीड होती है। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर क्रिटिकल पेडागोजी को कैसे लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, अटेंशन टू ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, इसमें से एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर जो भी चल रहा है उस पर अटेंशन देंगे, उसको समझेंगे और नई चीजों को यहाँ पे लागू करेंगे, जो भी बेस्ट होगा, और बेस्ट से बेस्ट टेक्निक बच्चों को लागू करेंगे। तो ये था गाइस क्रिटिकल पेडागोजी। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 3 लेवल होते हैं पढ़ाने के। पहला होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, दूसरा होता है आपका थॉटफुल जिसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं, और तीसरा लेवल है यहाँ पर मेमोरी लेवल। लेकिन ये जो ग्राफ है ना वो ऊपर से कैसे जाता है, यहाँ पर ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि सबसे जो बेसिक मॉडल क्या है वो है मेमोरी लेवल। उसके बाद दूसरा लेवल पे क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो थोड़ा छोटा, और सबसे छोटा लेवल यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर हम इनकी लेंथ को देखेंगे, यानी कि सब जो बेस पे है तो बेस पे ये है, टॉप पे ये है, लेकिन अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे तो सबसे हायर लेवल का ये है और सबसे लोअर लेवल का ये है। तो जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि उसका लेवल क्या है। जैसे बच्चा बहुत छोटा है, प्राइमरी का बच्चा है, तो हम वहां पे मेमोरी लेवल से काम चलाएंगे।
थोड़े माध्यमिक के बच्चे हैं, सेकेंडरी के बच्चे हैं, तो हम थॉटफुल का यूज कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के बच्चे हैं तो हम वहां पे रिफ्लेक्टिव लेवल का यूज कर सकते हैं, या ये तीनों ही लेवल यूज किए जा सकते हैं कि क्लास में पहले हमने शुरुआत में मेमोरी लेवल किया, फिर धीरे धीरे धीरे, हालांकि ऐसा ही होता है, मेमोरी लेवल से शुरू करते करते छोटी क्लासेस में भी हम यहाँ तक जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल पहला लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चे को बेस प्रदान करता है। तो मेमोरी लेवल जो किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था, मॉरिसन ने दिया था, बिगी ने, हंट ने दिया था। इस बार 18 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें इस पे क्वेश्चन आया था कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, बस क्वेश्चन आंसर सही थे और क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत हो गया। तो उन्होंने पूछा था आइडियल सिटीजनशिप क्या होती है, तो वहां पे ऑप्शन जो थे वो हार्वर्ड के मॉडल के थे। तो बेसिकली वो ये पूछना चाहते थे कि हार्वर्ड के जो मॉडल है टीचिंग का, तो उसके क्या स्टेप्स हैं। तो ये अभी 18 जून के एग्जाम में भी आया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैंने पहले काफी अच्छे से करा रखा है, तो मैं आपको पुराना वीडियो दे दूंगी और ये बहुत ज्यादा आप अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पहले भी बहुत पढ़ा होगा, कई बार मैंने भी पढ़ाया है, तो ये मैं आप अलग से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड्रागोजी। एंड्रागोजी क्या है, एंड्रागोजी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट लर्निंग, दिस कंट्रास्ट टू पेडागोजी विच इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग। तो हम पेडागोजी में क्या देखते थे, साइंस एंड आर्ट टीचिंग, तो वही एंड्रागोजी क्या है, ये एडल्ट्स को पढ़ाने का साइंस और आर्ट है, यानी कि बड़े बच्चों को, जैसे आप लोग हैं तो आप सबको कैसे पढ़ाया जाए। तो एंड्रा शब्द का मतलब होता है एडल्ट और पेडा शब्द का मतलब होता है चाइल्ड। तो एंड्रागोजी का मतलब क्या हुआ, मैन रीडिंग, यानी कि जब हम बड़े बच्चों को, एडल्ट्स को पढ़ाते हैं तो उसको हम एंड्रागोजी कहते हैं। तो एंड्रागोजी जो शब्द है वो सबसे पहले जर्मन टीचर अलेक्जेंडर नेफ के द्वारा यूज किया गया था और इन्होंने ही शिक्षा में शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सिर्फ अगर हम ये कहें बड़े एडल्ट्स को पढ़ाना तो नैरो हो जाएगा। ब्रॉड तरीके से क्या मतलब है, ब्रॉड तरीके का मतलब है कि एंड्रागोजी वो विधा है, वो तकनीक है जिसके द्वारा जो बड़े एडल्ट्स हैं उनके लिए कौन सी अनुदेशक डिजाइन बनाएं, उनको कौन से मेथड्स का यूज करें, उनके लिए क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, तो ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। तो ये है हमारा एंड्रागोजी। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो बेसिकली सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनको खुद से पता होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये उनको अंदर बिलिंगनेस होती है, ठीक है, वो अपनी इच्छा से पढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर एबिलिटी होती है लाइफ एक्सपीरियंस से अपने आप को कनेक्ट करने की, यानी कि आपने जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से आप अपने आप को कनेक्ट करके स्टडी करोगे। दूसरा क्या है, यहाँ पर न्यू रोल्स है ना, जो भी लाइफ के न्यू रोल्स होते हैं उन सभी में फिट होने के लिए आप पढ़ाई करते हो। ये फोकस करते हैं इमीडिएटली अप्लाइंग न्यू नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। तो हमारे सामने हम जो भी सीखते हैं उसका हम तुरंत अप्लाई भी करना चाहते हैं और ये इंटरनली मोटिवेट होते हैं। आप सभी लोग अंदर से मोटिवेटेड हैं, बाहर से किसी तरह की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, तो पहला है ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं, एक्सपीरियंशियल होता है, मेंटरशिप होती है, यहाँ पर ओरिएंटेशन यानी कि वो सीखना चाहते हैं, मोटिवेट होते हैं और इनके अंदर रेडीनेस टू लर्न होती है। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो एंड्रागोजी के अंदर होते हैं। जैसे हम अगर छोटे बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो उनको जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, वो पढ़ना नहीं चाहते, उनको जैसे तैसे हम रोकते हैं स्कूल में। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं उनको ये भी सोसाइटी रोकती है, घर वाले रोकते हैं कि स्कूल मत जाओ और तो कॉलेज मत जाइए, तो वो पढ़ने के लिए उनके अंदर बिलिंगनेस होती है। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। एक वर्ड अभी बार बार हमारे सामने आया, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होता है? Self-directing method of education have been used to many decades. A major goal of this type of approach to education is to provide students with the necessary competency to become lifelong learner. It has been proposed that 6 competency are required student to become self-directed learner. तो ये क्या है, एक ऐसी क्षमता है जिससे हम जीवन भर लाइफ टाइम सीखते हैं और इसके अंदर 6 कंपेटेंसी आती हैं। पहला इसमें कौन सा है कंपेटेंसी कि सेल्फ असेसमेंट, learning gaps, evaluation of self and others, reflection, information management, critical thinking and critical appraisal। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसके पार्ट हैं? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के पार्ट हैं। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग या स्व निर्देशित अधिगम जो है उसके अंदर क्या क्या आता है? सीखने का अंतराल, आत्म मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन, दूसरे का मूल्यांकन, परावर्तन, सूचना प्रबंधन, आलोचनात्मक सोच और
टाइम टाइम पे किया गया अलग कई तरीके का मूल्यांकन। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में आती हैं। अब इसकी जो थ्योरी दी थी वो दी थी माल्कम नोल्स ने। तो माल्कम नोल्स की जो थ्योरी है एंड्रोगॉजी की, वो 1968 में इन्होंने डेवलप की थी। और ये जो कंसेप्ट है कि हाउ एडल्ट लर्न एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम चिल्ड्रन। तो मेन बात क्या है इस थ्योरी का कि जो एडल्ट्स हैं वो कैसे सीखते हैं और उनकी जो लर्निंग है वो बड़े बच्चों से कैसे अलग है। इट एम टू शो हाउ एडल्ट लर्नर इज डिस्टिंक्ट एंड आइडेंटिफाई द लर्निंग स्टाइल विच सूट देम बेस्ट। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं जो बड़े बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं और कौन सा तरीका बहुत अच्छा है उनको सिखाने के लिए। तो इन सारी चीजों को समझने को, पढ़ने को, स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, माल्कम नोल्स का थ्योरी जो एंड्रोगॉजी के बारे में है। तो माल्कम नोल्स ने एडल्ट लर्निंग थ्योरी की बात की थी, जो वयस्क कैसे सीखते हैं और ये बच्चों से कैसे भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 5 कंसेप्ट बताए थे। पहला कंसेप्ट है आत्म अवधारणा, दूसरा है व्यस्क शिक्षार्थी के अनुभव, तीसरा है सीखने की तत्परता और चौथा है ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग एंड पांचवा है मोटिवेशन टू लर्न। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है कि मैंने शीशा देखा और मैंने अपने आप को शेर समझा या बिल्ली समझा। तो शेर समझा तो मैंने अपने आप को ताकतवर समझा, बिल्ली समझा तो मैंने अपने आप को कमजोर समझा। तो हम अपनी जो छवि है वो कैसी बनाते हैं अपनी नजरों में, वो होता है सेल्फ कंसेप्ट। दूसरा है यहाँ पे टॉपिक एडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो हमारी एज इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें बहुत सारे अनुभव भी होते हैं और हम जो भी सीखते हैं वो उसमें ऐड भी करते हैं। इसके बाद रेडीनेस टू लर्न, यानी कि आपके अंदर सीखने के लिए कितनी तत्परता है, आप कितना सीखना चाहते हैं। और ओरिएंटेशन, यानी कि जो आप उसको सीखने की तरफ आप तत्पर हैं। और मोटिवेशन, यानी कि आपके अंदर सीखने के लिए प्रेरणा है या नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को इफेक्ट करती हैं। लास्ट आपका मॉडल है द डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। और ये ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी शब्द जो होता है, ऑटो जैसे कार होती है ना ऑटोमेटिक, यानी कि वो खुद से चलेगी, उसको किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, जो खुद से सीख सके, यानी कि सीखने का कंट्रोल किसके हाथ में है, लर्नर के हाथ में। तो इसीलिए डायनामिक है, गत्यात्मक है और लर्नर का ऑटोनॉमी मॉडल। तो दिस मॉडल ये कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव, एक्शन ओरिएंटेड, अफेक्टिव डोमेन, सारे डोमेन्स को कहीं ना कहीं कवर करता है। तो आइए समझते हैं इस मॉडल को। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा मॉडल है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये मॉडल क्या कहता है कि मैं अपनी लर्निंग को कैसे मैनेज करूंगी। तो पहला पॉइंट है कि मैं अपनी लर्निंग को कैसे मैनेज करूंगी। तो कैसे मैनेज करूंगी, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि मैं अपनी लर्निंग को कैसे मैनेज करूंगी, यानी कैसे व्यवस्थित करूंगी। क्यों व्यवस्थित करूंगी, एक तो ये है कि क्या व्यवस्थित करने वाली हूं और दूसरा है कि क्यों व्यवस्थित करूंगी। तो मैं व्यवस्थित करूंगी तो उससे मुझे क्या फायदा होगा। तो जब मैं अपनी लर्निंग को खुद से व्यवस्थित करूंगी तो देखो पहला स्टेप क्या है, बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। और सबसे लास्ट स्टेप 3 क्या है कि हम इसे कर ही क्यों रहे हैं और इससे हमें क्या फायदा होगा। तो जब हम अपनी लर्निंग को, इसका उत्तर यहाँ पे है कि जब हम अपनी लर्निंग को मैनेज करते हैं तो उससे हमें 3 फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1, हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। जैसे मान लो आपने प्लान बनाया कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है और अगर आपने नहीं पढ़ पाया तो आपको गिल्टी फील होता है। तो अगर आप अपनी लर्निंग को खुद से मैनेज करोगे और अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट करोगे तो क्या होगा, तो आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखेंगे। इससे आप अपनी फीलिंग, इमोशंस, जो भी आपके अंदर चल रहा है ज्वार भाटा, उससे आप अपने आप को डील कर सकोगे, है ना। हम अपनी फीलिंग से अपने आप को डीलिंग कर सकेंगे। और तीसरा है कि सबसे जरूरी काम जो है कि जो हमारी नॉलेज है, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, स्ट्रक्चर होगी, इनहांस होगी और हमें कई सारा यहाँ पर नॉलेज को बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो बच्चा अपनी लर्निंग को मैनेज कर रहा है और मैनेज करने से उसको फायदा क्या हो रहा है कि वो अब मोटिवेट है और अब वो अपनी नॉलेज को बढ़ा पा रहा है और वो अपने इमोशन से भी डील कर पा रहा है। तो 2 पॉइंट आपको बहुत क्लियर हो जाने चाहिए। सबसे पहले कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, अब आता है कि ये काम करेंगे कैसे। तो ठीक है, तो व्हाट, ये क्या था व्हाट, ये क्या है व्हाई। अब हम देखते हैं हाउ, यानी कि ये काम हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर प्लानिंग, ठीक है। पहला काम क्या है, हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद हम मटेरियल चूज करेंगे कि हमें कौन सा मटेरियल लेना है
उसके बाद हम अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे और टास्क को कंप्लीट करने के बाद टाइम टाइम पे हम उसको मॉनिटर करेंगे, निरीक्षण परीक्षण करते रहेंगे और सबसे अंत में हम उसका पहले निरीक्षण करेंगे फिर हम उसका परीक्षण करेंगे, यानी कि इवैल्यूएशन कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आप ये 5 काम करोगे, 5 स्टेप, प्लानिंग, मटेरियल को चूज करना, मेथड को कौन सा मेथड होगा, कौन सा मटेरियल होगा, टास्क को कंप्लीट करना, अपने आप का निरीक्षण करना, परीक्षण करना, मॉनिटर और इवैल्यूएट, तब जाके आप अपनी लर्निंग को मैनेज कर पाएंगे। और करेंगे तो क्या फायदा होगा वो मैंने आपको बताया। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये सारी चीजें हैं वो आपस में कोऑपरेटिंग से चलेंगी, कोऑपरेशन, है ना, कि मैंने प्लानिंग तो कर ली, मुझे 5 घंटा पढ़ना है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, तो इसका मतलब है कि मेरे प्लानिंग में और मेरे ऑब्जेक्टिव और मेरे रिजल्ट में, मेरे इवैल्यूएशन में कोई भी आपस में कॉम्बिनेशन ही नहीं है। दैट मीन्स कि इफ यू वांट टू प्लान, if you want to manage your own learning, then you have to cooperate with all aspects, या हमें भी कह सकते with all components like planning, material, method, task, monitoring, evaluation। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से जब कोई करता है तो उसको ये 3 फायदे होते हैं। इस तरीके से हमारा जो पार्ट 1 है वो फिनिश हो जाता है और आई होप कि आपको बहुत समझ में भी आया होगा और बहुत आसान भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक नंबर पार्ट बी की। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय। प्लीज जरूर बताएं ये क्लास आपको कैसा लगा। टेक केयर।